जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए यूपी जीके कंप्लीट कर रहे थे। तो यूपी जीके का ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। नोट्स आप चाहो तो बनाना, वरना नोट्स आपको मिल जाएगा। क्लास बस आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। पूरी क्लास एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे आधारित रहती है। मानचित्र वगैरह, ग्राफ वगैरह आपको देखने को इसमें मिल जाते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हम समझते हैं कि जो हमारा सिलेबस था, जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लोअर पीसीएस के लिए यूपी जीके में था, वो सिलेबस हमारा कुछ इस तरीके से था। हम लोगों ने देखा था पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, इसके बाद ये हमारा था तीसरा वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है ये हमारा चौथा वीडियो होगा। ठीक है, तो ये लगभग 4 वीडियो में देखिए हम लोगों ने लगभग 8 टॉपिक कंप्लीट कर दिए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके जितने भी टॉपिक आपके ये लिखे हुए हैं, ठीक है, ये सिलेबस है यूपी जीके का लोअर पीसीएस के लिए। तो इतने हमें कंप्लीट करने हैं। तो चौथा वीडियो हमारा आज ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए पूरी क्लास को अच्छे से देख लेते हैं। जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं बिल्कुल बेसिक से, जैसे हर एक क्लास को हम लोग करते हैं। बेसिक में सबसे पहले जब यूपी की नदियों की बात करते हैं, तो यूपी के नदी तंत्र में हम लोग, आप सभी जानते होंगे कि गंगा यमुना ये नदियाँ बहुत पॉपुलर नदियाँ हैं। इनके अलावा भी कुछ नदी तंत्र हमें पढ़ने होते हैं। जैसे यूपी की नदी तंत्र में यूपी की अगर प्रमुख नदियाँ देखें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, शारदा, बाणगंगा, इस तरीके से नदियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये तो हमने समझा कि यूपी में जो नदियाँ हमें पढ़नी है वो कुछ इस टाइप की नदियाँ हैं, कुछ इतनी नदियाँ हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। लेकिन यूपी में जो नदियाँ हमें पढ़ते हैं उनमें कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी सहायक नदियाँ बताइए, दूसरा नदियों के प्रवेश द्वार, तीसरा नदियों के किनारे बसे नगर, चौथा नदियों में बने बांध, और पांचवा नदियों में बने बांध और उनसे संबंधित जल विद्युत परियोजनाएं। इतने क्वेश्चन आपका नदियों से बनते हैं, बस इतने ही आपको पढ़ने होते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम लोग विधिवत ढंग से कंप्लीट करेंगे। आपने पढ़ा कि नदियों में जब हमें पढ़ना है तो ये वो नदियां हैं यूपी की जो हमें पढ़नी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं, कुछ बेस ज़्यादा ये प्रवाहित नहीं लिखा, प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक। यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा तक। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। ये प्रदूषित वर्ड है, यहाँ प्रवाहित गलती से लिख गया है। ठीक है, दिल्ली से आगरा और कन्नौज से वाराणसी। गंगा यूपी के कितने जिले से गुजरती है? तो 27 या 28 आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो 27 टिक करिएगा, इसलिए हमने ऑब्लिक में दोनों लिखे हैं, क्योंकि कई किताबों में 28 जिले हैं, कई किताबों में 27 जिले हैं। अगर आपको 27 नहीं मिलता, सिर्फ 28 का ऑप्शन मिलता है, तो ये भी सही हो जाता है। ठीक है, तो कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। सबसे लंबी नदी अगर उत्तर प्रदेश की बोले तो गंगा नदी ही है, और बदायूं सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है, 133 किलोमीटर की सीमा बनाता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को दिया गया। यूपी की सबसे प्रदूषित नदियों में गोमती, हिंडन और यमुना जैसी नदियां देखने को मिलती हैं। ये हमारा बेसिक है जो नदी तंत्र से हमको समझने की ज़रूरत थी। यहाँ तक हम चीज़ें समझ गए हैं। अब हम इसके आगे चीज़ों को आसानी से देखते हैं। देखिए, जब हम लोग बात कर लेते हैं नदी के बारे में, नदी तंत्र के बारे में, तो हमें नदियों को डिवाइड भी करना होता है। तो नदियों का अगर वर्गीकरण हम करते हैं तो 3 हिसाब से करते हैं। एक हिसाब होता है हिमालयी नदियाँ, दूसरा होता है मैदानी नदियाँ, तीसरा होता है पठारी नदियाँ। तो यूपी में जो नदियाँ हैं, तो हिमालयी नदियों में गंगा, यमुना, काशी, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी और रामी जैसी नदियाँ हैं। मैदानी में गोमती, पांडो, ठठुरा, सई और ईशन जैसी नदियाँ हैं। और पठारी में देखते हैं, तो पठारी में अगर देखते हैं हम लोग, तो पठारी नदियों में सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल और कन्हार जैसी नदियां हमको देखने को मिलती हैं। तो ये वो चार्ट है जो आपको ये डिफाइन करने में, ये आपको बताने में, समझाने में मदद करेगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि उत्तर प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण कीजिए, तो आप उसको बताएंगे कि सर 3 टाइप की हैं। एक तो कुछ हिमालयी नदियां हैं, एक मैदानी नदियां हैं, एक पठारी नदियां हैं। तीनों के आप उदाहरण दे करके उनको समझा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। चलिए यहाँ तक हमारे बात समझ में
आ गई। अब हम लोग एक एक नदी के बारे में देखना है, तो हमको देखना है सबसे पहले जो हिमालय नदियां हैं, उनमें हिमालय नदियों में सबसे पहले गंगा। देखो सभी नदियों से क्वेश्चन नहीं आता, जो इंपॉर्टेंट जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, शारदा हो गई, सरयू नदी हो गई, रिहंद नदी हो गई, बेतवा हो गई, चंबल हो गई, गोमती हो गई, सोन हो गई, इन नदियों से क्वेश्चन आता है, तो इन्हीं नदियों को हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के, किसकी, जब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की, तो इसके बारे में जब हम लोग देखते हैं कि इसकी बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हमें चीज़ें समझनी होंगी। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, भारत में उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1450 किलोमीटर। ठीक, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, ये बिजनौर जिले, ठीक है, ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और निकास कहाँ पे है इसका, तो बलिया जिला। ठीक, कहाँ से प्रवेश कर रही है, बिजनौर से प्रवेश कर रही है। ठीक है, अगर ये मानचित्र कुछ इस तरीके से होगा तो यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करेगी, निकल जाएगी हमारी बलिया जिले से। ठीक है, तो गंगा जो ये जो बीच में पूरा यूपी का मैप है, इसमें जो प्रवाहित होती है, इसमें टोटल कितने जिले पड़ते हैं, तो टोटल बिजनौर से लेकर के बलिया तक 27 जिले पड़ते हैं। ठीक है, इसी के बीच में गंगा हमारी प्रवाहित होती है, 1450 किलोमीटर दूरी भी तय करती है यूपी में। ठीक है, प्रमुख शहर तो कानपुर, वाराणसी और कन्नौज जैसे, प्रयागराज जैसे शहर देखने को मिलते हैं। देखो अब देखो त्रिवेणी संगम, वो तो आप जानते हो, गंगा जब इलाहाबाद में मिलती है, गंगा और यमुना, तो वहीं से पौराणिक सरस्वती का निर्माण होता है, उसी को त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एक पार्ट यहाँ निकल के आता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि जब गंगा नदी हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें पंच प्रयाग से क्वेश्चन आता है। और ये पंच प्रयाग है क्या, तो देखो गंगा की जब सप्तोपद ग्लेशियर से दो धाराएं निकलती हैं, एक होती है विष्णु गंगा, दूसरी होती है धौली गंगा। ठीक है, ये जब दोनों धाराएं आपस में आकर के एक जगह पे मिलती हैं तो वहां बनता है विष्णु प्रयाग पे आपस में दोनों धाराएं मिलती हैं। ठीक है, और विष्णु प्रयाग से एक नई धारा का निर्माण होता है जिसका नाम होता है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो नंद प्रयाग में उससे एक नई नदी आकर के मिलती है जिसका नाम होता है नंदाकिनी नदी। तो नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा से, फिर अलकनंदा की धारा आगे बढ़ती है और कर्ण प्रयाग में उससे एक दूसरी नदी मिलती है आकर के पिंडारन नदी। ठीक है, तो कर्ण प्रयाग में आकर के अलकनंदा प्लस पिंडारन मिलती हैं। फिर जब अलकनंदा की धारा आगे बढ़ती है तो रुद्र प्रयाग में उससे एक और नदी आकर के जुड़ती है मंदाकिनी नदी। तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, तो वो वहाँ कहाँ मिलती है, तो रुद्र प्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा की धारा और आगे बढ़ती है तो देखते हैं हम कि गंगोत्री से यानी भागीरथी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है और वो देवप्रयाग में ऊपर से अलकनंदा आती है और नीचे से भागीरथी, दोनों आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं और वहाँ से एक धारा बनती है गंगा नदी की धारा। ये आगे आकर के प्रवाहित होती है। तो ये देख लीजिए, ये आगे जाकर के देवप्रयाग के बाद ही जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है और ये आगे आकर के धारा बहते हुए ऋषिकेश से निकलते हुए, हरिद्वार से निकलते हुए आगे यूपी की तरफ निकल जाती है और बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। तो ये जो आपने पंच प्रयाग पढ़े, तो पंच प्रयाग से याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको हमको समझने की जरूरत है कि विष्णु प्रयाग में विष्णु और धौली गंगा मिलती है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारन, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। वही जाकर के धारा आगे क्या कहलाती है, गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ जाती है। आई होप चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो कुछ बाएं तरफ से गंगा से मिलने वाली नदियां होंगी, कुछ दाएं तरफ से। बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ये सारी नदियां, दाएं तरफ से यमुना, टोंस जैसी नदियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये नदियां हम लोग आगे एक एक करके मैप में भी देखने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें तो गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा का नाम देवप्रयाग उत्तराखंड में, भागीरथी अलकनंदा मिलने के बाद यह इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, और बांग्लादेश में इसमें पद्मा के नाम से भी जानते हैं, ये तो आप जानते ही हो।
चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। पूरा आपको 4 बुकलेटें मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं कि जून में हमारा पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। एक बात आप अच्छे से समझ लो, जून में हमारा पूरा नोट्स लगभग 25 से 28-30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको डेमो फाइल बन जाएगी, तो आप लोग कंटेंट चेक करते रहिएगा, वरना जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आपको PDF देखने को मिलेगी कंटेंट में। इसके अलावा अलग से कुछ हम नहीं रखते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप एक एक करके वीडियो का नोट्स बना लो। दूसरा तरीका ये है कि आप बैच ले करके आराम से नोट्स आपको, क्योंकि जून में पूरे सभी मिल जाएंगे। PYQ पिछले 15 सालों के मिल जाएगी, यूपी पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, पूरा सामान्य अध्ययन कंप्लीट मिल जाएगा, कंप्यूटर का कंप्लीट मिल जाएगा, प्लस करंट अफेयर मिल जाएगा। इतनी 5 PDFs आपको, 5 बुकलेटें आपको कंप्लीट होकर के जून में मिल जाएंगी। लेकिन ये क्लासें आपकी सितंबर अक्टूबर तक चलती रहेंगी, जब तक एग्जाम नहीं होगा। तो क्लासें आपकी लेट चलेंगी, लेकिन नोट्स आपका कंप्लीट होकर के 1 महीने में ही मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर पूरा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। सभी बुकलेट PDF फॉर्म पे रहती हैं, PDF ही आपको अवेलेबल होंगे। कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन GS रिव्यू का डाउनलोड करके आप डायरेक्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग गंगा नदी को ही पढ़ रहे थे, तो ये देख लीजिए, हमने आप लोगों को ऊपर बताया। देखो, गंगा नदी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है यूपी में, तो हमको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसमें आप एक भी मतलब दिमाग में कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग गंगा नदी को पढ़ते हैं, तो गंगा नदी में 2-3 चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। हमने बताया था ये प्रवेश करती है यूपी के बिजनौर ज़िले से, और निकल कहाँ जाती है, तो निकासी होती है इसकी बलिया से। कहाँ? बलिया में। ये बलिया से ये आउट हो जाती है। तो ये जो बह रही है, ये देखो, ये तो ये लगभग 27 जिले हैं जो गंगा को यूपी में स्पर्श करते हैं। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे जिले इसी में आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने? 27 जिले। तो वही बात लिखी है कि बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है, और ये बलिया से पार हो जाती है। अब गंगा नदी को प्रदूषण से नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जुलाई 2014 में भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे नामक एक परियोजना भी चालू करी थी। ठीक है, तो याद रखना है, नमामि गंगे किससे रिलेटेड रहता है? गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए चलाई गई योजना है। कब चालू करी गई? तो 2014 में इसको चालू किया गया था, जुलाई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है योजना से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि आपको इनसे पूछ ले कि कितने शहर इसमें हैं। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, ये कितने राज्यों में? तो देखो, ये यूपी, ठीक है, सबसे पहले तो अब देख लो, जब ये कहाँ से निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलती है, तो कितने जिलों से बहती होगी? तो देखो, ये बहती है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से ये बहती हुई गंगा आगे निकल जाती है। तो ये बात आपने मैप में भी देख ली कि किस तरीके से गंगा आगे बढ़ती है। चलिए, अब गंगा के बाएं तरफ से सहायक नदियां और दाएं तरफ की जो सहायक नदियां, ये हमें देखने की ज़रूरत है। तो बाएं और दाएं दोनों तरफ की हमें नदियां देखने की ज़रूरत है। मैप में हमने आपको बना दिया है, आप मैप से भी पढ़ लो। ठीक है, पूरा आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैप की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा वीडियो की। देखिए, बाएं तरफ से जो नदियाँ हैं, राम, गंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक नदी हैं, और दाएं तरफ से जो हैं वो हैं यमुना, टोंस और सोन नदी है। देखो, जब हमारी नदी ये निकल रही है, जब हमारी गंगा नदी निकलती है, तो गंगा के बाएं तरफ से हमने बताया राम गंगा, गोमती, घाघरा। तो ये देखो, राम गंगा ये मिलती है। तो राम गंगा दूधतोली उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ? दूधतोली उत्तराखंड से निकलती है, और ये कन्नौज में आकर के मिल जाती है। कन्नौज में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अब देखो, फूलहर झील पीलीभीत के पास से एक नई नदी निकलती है, गोमती, और ये गाजीपुर में आकर के इससे मिल जाती है। मामचो चुंगो ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, घाघरा, और ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और राप्ती नदी में आकर के मिल जाती है, और राप्ती नदी आगे आ जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। ये आपको मैप में भी आप इसको देख सकते हो, और वैसे भी हमने इसका डाटा अलग से भी लिख रखा है। इसी तरीके से जब हम लोग दाएं तरफ से देखते हैं, तो दाएं तरफ से हम लोग जब देखते हैं, तो जैसे बनास नदी है, ठीक है,
बनास नदी है। बनास नदी जा करके ये किस में मिलती है? गंगा में ना मिल करके ये यमुना में मिलती है। किस में मिलती है? यमुना में। तो यमुना में जा करके इटावा के पास मिलती है, इटावा के पास। चंबल नदी ये भी इटावा के ही पास जा करके मिलती है, ठीक है। और बेतवा नदी ये हमीरपुर में मिल जाती है इससे। केन नदी बांदा में मिल जाती है। और इन सब का पानी लेकर के जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में, सॉरी, यमुना नदी जब आगे बढ़ती है तो प्रयागराज में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बंदरपुर जो ग्लेशियर पड़ता है वहाँ से हमारी यमुना नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इन सबका पानी लेकर के आगे बढ़ते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ये बात आप समझ गए। इसको हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, तो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये कि जैसे हमने देखा रामगंगा, गंगा के बाएं तट से मिलने वाली, कहाँ से? बाएं तट से मिलने वाली रामगंगा नदी है। अब राम उद्गम स्थल पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है और ये कन्नौज, जो इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, कन्नौज में जाकर के गंगा नदी के किनारे इसका मुहाना है, वहीं जाकर के मिलती है। यह शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल से बहते हुए जिम कॉर्बेट उद्यान, तो पूछा गया है कई बार, कौन सी नदी के किनारे जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बना हुआ है? तो जिम कॉर्बेट रामगंगा नदी के मुहाने पर बना हुआ है, ठीक है। कि बहते हुए उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के समीप प्रवेश करती है और मैदानी यात्रा के 24 किलोमीटर उपरांत ये अपना को नदी इससे आकर के मिल जाती है। गोमती नदी उद्गम फूलहर झील पीलीभीत से है, ठीक है। ये क्या करती है? मुहाना गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी से मिलती है और गोमती नदी के तट पे लखनऊ और जौनपुर शहर बसे हुए हैं। सई नदी इसकी सहायक नदी है। जितना आप यहाँ डाटा देख रहे हो ना, बस इतना पढ़ लेना। आपको बता रहे हैं कि इसमें यूपी से एक क्वेश्चन बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको भरोसा नहीं होता, आप यहाँ से नदी तंत्र पढ़ने के बाद आप जाकर के एमसीक्यू कहीं से लगा लीजिएगा। आप जाकर के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म, गूगल से लगा लीजिए, किताब से लगा लीजिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। घाघरा नदी उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास मापचो चुंगू ग्लेशियर से है। ये बिहार में छपरा नदी के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। और सहायक नदी सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंगा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी को हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भगवान राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो सरयू नदी के ही तट पर बसी हुई है। आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं आगे शारदा नदी, ठीक है। तो देखते हैं शारदा नदी उद्गम इसका कहाँ है? नेपाल हिमालय से मिलांद हिमनत पे है। मिलांद हिमनत से है। मुहाना सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी से है। अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा के नाम से इसे जाना जाते हैं। और टनकपुर, बहरामपुर में घाघरा नदी से मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है और नेपाल व पीलीभीत सीमा का निर्धारण करती है। इम्पोर्टेंट क्या है किसका? नेपाल और पीलीभीत की सीमा का निर्धारण, यानी नेपाल और यूपी की जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? तो शारदा नदी है। अभी हमने ऊपर आपको बताया कि कौन सी नदी है जो बिहार और यूपी की सीमा बना रही थी। ऊपर आपने ये पॉइंट नहीं पढ़ा, अभी हमने आपको बताया था। ये घाघरा नदी, ये देखो, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है कौन सी? घाघरा नदी। और अभी आपने पॉइंट पढ़ा कि कौन सी नदी है जो यूपी और नेपाल की सीमा बनाती है, तो वो है शारदा नदी। ये देखो ना, ठीक। यही सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। राप्ती नदी उद्गम नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी से है। धौलीगिर की श्रेणी में रुकुमकोट से निकलती है और देवरिया के बहरज नामक स्थान पे घाघरा नदी से मिल जाती है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। रोहिणी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक भी कहलाती है। गंडक नदी के देख लेते हैं, नेपाल से है। सोनपुर हाजीपुर के पास गंगा नदी से मिलती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा ये भी नदी बनाती है गंडक। यह काली गंडक और त्रिशूली गंडक नदियों के समूह से बनती है। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं गंगा के दाईं तट से मिलने वाली नदियाँ। अभी हम लोग बाएं तट से देख रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। इसमें यमुना नदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उद्गम हिमालय में बंदरपुर श्रेणी के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। प्रयागराज में गंगा नदी से आकर के मिलती है।
1376 किलोमीटर टोटल ये बहती है। सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, सिंध, हिंडन और वरुणा जैसी सहायक नदियाँ हैं इसकी। या गंगा नदी के सबसे पश्चिमी ओर की सर्वाधिक लंबी नदी है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। तो कहाँ से? फैजाबाद नामक स्थान से। कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर दिल्ली, मथुरा और आगरा है। ठीक है, दिल्ली, मथुरा और आगरा है। हाँ, एक पॉइंट और ये है कि राज्य अगर पूछ ले तो कितने राज्यों से है, तो उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे यम की बहन या शूरपुत्री के नाम से यमुना को जाना जाता है। यमुना हो गया। इसके बाद हम लोग चंबल नदी, किसको हम लोग देखने वाले हैं? चंबल, बेतवा, सिंध। हम बता रहे हैं जितनी यहाँ पे लिखी हैं बस इतनी नदियाँ आपको पढ़ लेना है, जितना डाटा लिखा है। ठीक है, चंबल उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित चाना पाव पहाड़ी से होता है और यह मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी से आकर के मिल जाती है। सहायक नदियों में बनास है, पार्वती है, क्षिप्रा है, मेज है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। यही नदी प्रदेश के आगरा व इटावा जिले की सीमा बनाती है। यह नदी अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन का मतलब आपने सुना होगा कि चंबल घाटी सुनी होगी। ठीक है, तो ये जब नदी बहती है, ये पहाड़ियों से बहती है, तो ये जब बहती है तो इतनी गहराई से मिट्टी को काट देती है कि बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी नालियाँ बन जाती हैं। जब बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी नालियाँ बन जाती हैं तो उन्हीं को कहा जाता है अवनालिका अपर्दन। और इसी में आपने कहानी सुनी होगी कि चंबल के डाकू, तो चंबल के डाकू इन्हीं जो नालियाँ बड़ी बड़ी होती थी इन्हीं में जा कर के वो लोग छिप जाते थे। ठीक है, लोगों को लूटने का काम करते थे। तो ये जो चंबल नदी है इसीलिए इसको कहा जाता है ये अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। और इसीलिए ये कहानी फेमस हुई थी चंबल के डाकू। ठीक है, चंबल क्षेत्र, बीहड़ क्षेत्र इसीलिए फेमस हुआ था। चलिए अगला, बेतवा नदी उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से है। मुहाना इसका हमीरपुर के पास यमुना नदी से बनता है। सिंध नदी उद्गम विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से है। मुहाना जालौन के उत्तर में यमुना नदी से इसका बनता है। चलिए अब देख लेते हैं हमारी कुछ नदियां और बाकी हैं, जैसे केन है। ठीक है, केन नदी उद्गम कैमूर पहाड़ियों से है। मुहाना बांदा जिले में प्रवेश करते ही भोजहा नामक स्थान पे है। हिंडन नदी सहारनपुर जिले के निचले हिमालय क्षेत्र से ऊपरी शिवालिक पर्वत से माला से है। टोन्स कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मैघर के पास तमसा कुंड से है। मुहाना प्रयागराज के पास गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी अमरकंटक से, इसका सोनकुंड से नामक स्थान से इसका उद्गम है। मुहाना पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। सहायक नदियाँ बनास, गोबत, रिहंद ये हैं और इसी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से, गोल्डन नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हमने पूरा नदियाँ पढ़ ली, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये और भी था जो इम्पोर्टेंट है कि गंगा की कुल कितनी सहायक हैं, यमुना की कुल कितनी सहायक है और घाघरा जिसको सरयू कहते हैं उसकी कितनी सहायक है। तो इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, PYQ उठा करके देखिएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से इसी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा चैप्टर अभी ये नहीं हो पाया है क्योंकि नदियों के किनारे बसे नगर नहीं हुए हैं, नदी घाटी परियोजनाएं नहीं हुई हैं, तो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। आपको बता रहे हैं इम्पोर्टेंट बहुत है। हमने आपको बताया था कि जो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरी इसी प्राथमिकता को देते हुए। ठीक है, ये प्रवेश द्वार, नदियों के किनारे बसे नगर और नदी बांध परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये हमको पढ़ने की ज़रूरत है, फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग सिर्फ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।